हेलो एवरीवन। और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके जो हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज है उसका। पॉलिटी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसा कि आपको पता है इस मार्क्स बूस्टर सीरीज का जो मकसद है वो आपको एंट्रेंस क्रैक कराने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके एक या दो नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो उनको ये एक या दो नंबर की कमी वाली परेशानी महसूस ना हो, इसलिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं जिससे कि आप जो है वो लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप इस सीरीज को देखकर जाएंगे then you are going to pass through the threshold marks which are required to get your desired branch. Okay, so today's next important topic in that line is constitutional and non-constitutional bodies. आपको ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है इंडिया में और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है इंडिया में। ओके, so we will start our discussion with the first constitutional body, that is कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में CAGB बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, कौन करेगा उनका अपॉइंटमेंट? दैट इज गोइंग टू बी डन बाय प्रेसिडेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय। तो जो भी ऐसा आदमी होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हेड करेगा, हु इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और whoever is going to be the head of that constitutional body, that person is going to be appointed by president of India. ये आपको याद रखना है। तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, बेसिकली CAG का काम क्या होता है? CAG का काम ये होता है कि जितनी भी हिंदुस्तान की सरकार खर्चे करेगी, जितना भी बजट हिंदुस्तान की सरकार को अलॉट होगा, CAG हर एक पैसे का क्या करेगा? ऑडिट करेगा कि भाई ये पैसा इस डिपार्टमेंट ने लिया था तो वो पैसा कहां खर्च करा, कौन सी स्कीम इस डिपार्टमेंट ने चलाई और उस स्कीम के तहत कितने पैसे खर्च किए गए, क्या इस डिपार्टमेंट ने जितना पैसा गवर्नमेंट से बजट में मांगा था उतना पैसा खर्च किया है या नहीं किया है। ओके, ये सारी चीजें कौन देखभाल करेगा? इट इज द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदमी अपने ऑफिस में 6 साल के लिए रहेगा या फिर 65 साल की उम्र तक रहेगा। ही इज गोइंग टू होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर्स। अगर 65 ईयर्स ऑफ एज वो अटेन कर लेता है और उसका टेन्योर 6 साल का नहीं हो पाता है, तब भी वो ऑफिस से बाहर चला जाएगा। या फिर वो 6 साल तक अपने ऑफिस में रह लेता है, उसकी एज चाहे 65 से कम हो तब भी वो ऑफिस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स या तो आप 6 साल रहोगे या आप 65 ईयर्स तक रहोगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन जैसे मैंने बताया, जितने भी फंड्स हैं इंडिया के उन सबको ऑडिट करना है, जितने भी पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनको ऑडिट करना है। ठीक है, प्लस कोई भी ऐसी चीज जो प्रेसिडेंट उसको असाइन कर देगा कि ये भी चीज जो है देख लो, इस पार्टी ने कितना खर्चा किया है। आई मीन टू से पार्टी इन द सेंस कि किसी पब्लिक ऑफिस ने कितना खर्चा किया है। अगर वो प्रेसिडेंट ड्यूटी देगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, तब उसको वो भी ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके खर्चे को भी क्या करेगा? ऑडिट कर सकता है। ठीक है, इट इज द पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव करेगा। रिमूवल भी किससे है? प्रेसिडेंट से है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट से है। कैसे रिमूव होगा? रिमूव होगा जब एक मोशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में और उस मोशन को दोनों हाउसेस से पास कराया जाएगा। ठीक है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, तब जाके CAG हटेगा। और कौन से ग्राउंड हो सकते हैं?
ग्राउंड हो सकते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, दीज आर द टू ग्राउंड्स जिस पे आप सीएजी को रिमूव कर सकते हो। ओके, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अभी आपको पता ही है, लाइमलाइट में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई सिंगल मेंबर्ड बॉडी नहीं है, इट इज ए मल्टी मेंबर्ड बॉडी। मल्टी मेंबर्ड बॉडी क्यों है? क्योंकि उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो उसके साथ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम सीईसी कहते हैं, प्लस टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सबके सब जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? दे आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनका भी टाइम पीरियड वही है, 6 साल या फिर 65 years। दैट मीन्स if you are in office for a period of 6 years, you have completed 6 years in office as a chief election commissioner or election commissioner, then you are bound to retire, ठीक है, you are bound to leave that office। या if you have attained the age of 65 years, then you are bound to leave that office, ठीक है। अब ये क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो काम है वो है जैसे इलेक्टोरल रोल बनाना, मतलब मतदाता सूची जो होती है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसको प्रिपेयर करना। ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जैसे आपको पता है अभी एसआईआर चल रहा है, किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। उसके बाद कि कहां पे जो है डिलिमिटेशन करना है कि कौन से एरिया में कितनी मार्किंग होनी चाहिए, कहां पे कितने वोट्स होने चाहिए, उसकी एक यूनिफॉर्मिटी के लिए डिमार्केशन किया जाता है, वो कहते हैं हम लोग डिलिमिटेशन। किसका काम है? डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का करना, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, वो सौंप देता है रिपोर्ट अपनी इलेक्शन कमीशन को। एज पर दैट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन का काम है वो इलेक्शन कंडक्ट कराना। तीसरा काम इलेक्शन कमीशन का क्या है? जो इलेक्शन कमीशन है वो ये ओवरलुक करेगा कि कहीं के भी इलेक्शन जो है वो कैसे नहीं होने चाहिए, अनफेयर मीन से नहीं होने चाहिए, कहीं भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो, कहीं भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पर इलेक्शन जो है वो क्या हो गए, रिग्ड हो गए, कहीं पर बेईमानी हो गई, आपको ये लगता है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ऑर्डर री इलेक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस, ठीक है। इसके अलावा कि कोई कैंडिडेट जो है वो कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है अपने इलेक्शन में, दैट इज ऑल्सो बी लुक अपॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या है देखो, नोटिफिकेशन जारी करना कि इलेक्शन कब होंगे, जो भी लोग नॉमिनेशंस फाइल करेंगे, लेट्स से मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, तो नॉमिनेशंस के पेपर्स को स्क्रूटिनाइज करना कि मैंने जो डिटेल्स दी हैं वो डिटेल्स एक्चुअली में ठीक है या नहीं है, इट इज अगेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, ठीक है। सब काम किसके? इलेक्शन कमीशन के। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कैंसिल पोस्ट ड्यू टू इरेगुलरिटीज एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें। अगेन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो सीईसी का जो रिमूवल है, सीईसी किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये पार्लियामेंट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? पार्लियामेंट के थ्रू होगा, ठीक है, बाय पासिंग ए मोशन, ठीक है। एक स्पेशल मेजोरिटी से आपको मोशन पास कराना पड़ेगा, तभी जो है वो आप रिमूव कर पाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, है ना। बट जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है डायरेक्टली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इलेक्शन कमिश्नर का काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सही नहीं लग रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा? ये रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि इस इलेक्शन कमिश्नर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव दैट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सीएजी, वी हैव कंप्लीटेड इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आता है हमारा यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये भी क्या है? इसमें एक चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे, ठीक है।
इट इज गोइंग टू कंप्राइज, एक चेयरमैन होगा और 10 मेंबर्स होंगे, ठीक है। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। टाइम पीरियड कितना है इनका, 6 साल या 65 ईयर्स। अगेन सेम क्राइटेरिया, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स इन द ऑफिस, ठीक है। नाउ इसका क्या काम है, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस लाइक डीएम, एसएसपी, इन सब के जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स है, ठीक है, वो कौन कंडक्ट कराएगा? इट विल बी द ड्यूटी ऑफ यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस फॉर ऑल दीज पोस्ट लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जितनी भी हाई ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा किसका है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ठीक है। इनको हटाने का, जैसे फॉर एग्जांपल चेयरमैन को या मेंबर को हटाना है तो वो प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है। किस चार्जेस में? इंसॉल्वेंसी, इन्फॉर्मिटी या फिर मिसबिहेवियर, ठीक है, या फिर मिसबिहेवियर। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक अगर किसी को ये लगता है कि मुझे अननेसेसरीली हटा दिया गया तो दैट पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा, दैट डायरेक्शन इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी क्या है? अगेन ए मल्टी मेंबर बॉडी, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स, 1 is chairman and 4 members, again appointed by president of India। again इसमें देखो F for finance, F for 5 years, इसका टेन्योर जो है, इसका टाइम पीरियड 5 साल है। तो जिसका 5 से है उसी का, ठीक है, वही फाइनेंस कमीशन है। आई मीन फाइनेंस कमीशन स्टार्ट्स विद 5, सो इज 5 years उनका टाइम पीरियड, ठीक है। बाकी सबका 6 and 65 है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन बेसिकली, आपको ये पता होगा कि हमारे कंट्री में टैक्सेस लगते हैं, है ना। अब क्या होता है, बहुत से टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंटर कलेक्ट कर लेता है और फिर स्टेट्स को डिवॉल्व करता है, स्टेट को बांटता है वो टैक्स, ठीक है। जैसे जीएसटी है, आप बिल कहीं पे करते होगे तो उस पर लिखा होता है कि भाई इतना सीजीएसटी लगाए आप पे, इतना एसजीएसटी लगाए और इतना आईजीएसटी लगाए, ठीक है ना। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन का ये काम है कि फाइनेंस कमीशन ये बताएगा कि इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट परसेंटेज टैक्सेस आर गोइंग टू बी डिवॉल्व, ठीक है, कि कितने परसेंटेज ऑफ टैक्सेस जो है वो डिवॉल्व होने वाले, स्टेट्स को मिलने वाले फ्रॉम द साइड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कितने कितने पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और अगेन फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर है वो भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, ओके। मूविंग टू अनदर बॉडी, दिस इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या होता है, अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील है ना। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हमसे छीन लिए गए तो हम गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं, है ना। तो जब आप गवर्नमेंट पे केस करोगे तो आप अपने वकील को लेके जा रहे हो, तो गवर्नमेंट को बचाने के लिए भी तो कोई ना कोई वकील होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इन ईच एंड एवरी कोर्ट अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जब भी आप कोई ऐसा मुकदमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट डालोगे, वो जो रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा होगा यूनियन गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो दैट पर्सन विल बी अटॉर्नी जनरल। आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये जो होता है ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो होता है यू कैन से एडवाइजर भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है, कि भाई कौन सा बिल जो है या कौन सा एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, क्या इसमें कानूनी दाव पेच है, वो सब जो चीजें हैं वो कौन एडवाइस करेगा? इट विल बी द ड्यूटी ऑफ
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू गाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसका टर्म जो है वो एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, कल भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो है अगर माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में नहीं आई है, तो इट कुड बी पॉसिबल वो किसी भी टाइम गिर सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसको मेरी गवर्नमेंट ने अटॉर्नी जनरल बनाया है, हो सकता है कि कोई और पार्टी आए वो उसको अटॉर्नी जनरल ना बनाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी टाइम पीरियड कब होता है? एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और अटॉर्नी जनरल का भी टाइम पीरियड एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव हम करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती है जो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिली हुई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन है कि ये बॉडी ये काम करेगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ये मेंशन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट बाय लॉ ऐसी बॉडी क्रिएट कर सकता है। स्पेसिफिकली कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो क्या होगी, एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, नो। क्या दिया गया है? पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अगर जरूरी समझता है तो ये बॉडीज बना सकता है। इन अकॉर्डेंस विद दैट पार्लियामेंट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे कुछ एक्ट्स के थ्रू कुछ बॉडीज बनाई है, उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाई पार्लियामेंट ने बाय एन एक्ट इन 1993, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। एनएचआरसी बनाई कब? 1993 में। इसका चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। इसका काम बेसिकली क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जितने भी हमारे देश में कोई भी वायलेशन हो रहा है जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, चाहे वो जेल्स में हो रहे मर्डर हो, पुलिस कस्टडी में हो रहा हुआ कोई भी क्या हो, एट्रोसिटीज हो, ठीक है, मैरिज, कोई भी तरीके का इस तरीके की घटना हो, जैसे किसी को दलित कोई आदमी है ही इज बीन बैडली ट्रीटेड बाय द सोसाइटी, कि किसी को घोड़े पे नहीं चढ़ना दिया जा रहा है। ऑल दीज वायलेशंस रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स आर डेल्ट बाय एनएचआरसी, ठीक है। एनएचआरसी इन सारे मुद्दों को देखती है और वो अपनी एडवाइस देती है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि आप जो है इन एट्रोसिटीज को, जो ये क्रुएलिटी हो रही है सोसाइटी में, इसको रोकिए, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो एनएचआरसी की एडवाइसेस पे एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप लोग सोचते होंगे सर एनएचआरसी मॉब लिंचिंग पे भी अपनी रिपोर्ट देती होगी, यस ऑफ कोर्स मॉब लिंचिंग पे भी अपनी रिपोर्ट एनएचआरसी देती है, बट इट इज ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो उस पे एक्ट करे या नहीं करे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेगी ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वो कोई ना कोई एक्ट बना के पेश करेंगे। जैसे अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए एक्ट बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके के एक्ट जो है वो एनएचआरसी के रिकमेंडेशन पे बन सकते हैं इफ गवर्नमेंट विशेस टू कंट्रोल द एट्रोसिटीज, ठीक है। यस, मूविंग ऑन, एक और हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये भी जो है क्या है, एक एक्ट बना है 1992 में, उसके अकॉर्डिंगली ये बॉडी बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी पहले से थी, 1992 में बनी है। इसके 7 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 ऐसे मेंबर्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे, ठीक है ना। इसका क्या है, देखो, माइनॉरिटी की डेवलपमेंट, ठीक है, माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स को ये देखती है, प्लस दर्जा देती है कौन कौन सी माइनॉरिटीज है, लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, और जैन जो है वो 2014 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने इंक्लूड किए हैं, किसमें? ऑन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज, ठीक है। मूविंग ऑन, लास्ट वन इज, लास्ट जो हमारी बॉडी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज नीति आयोग, ठीक है। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। बाकी इसके मेंबर्स जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है,
और हमारे जो स्टेट्स हैं उनके वो सब लोग मेंबर्स होते हैं इसके। इसका काम बेसिकली क्या है, इसका काम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स तैयार करने का है। इसका काम ये है कि आने वाले 5 सालों में हमारा डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आपने प्लानिंग कमीशन पढ़ा होगा शुरू में, उसको रिप्लेस किया है बस इसने 2015 में। ठीक है, 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया गया। बेसिकली नीति का मतलब यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ओके, सो दीज वर सम ऑफ द बॉडीज। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो मैं लाया हूं कि इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड पूछे गए। ठीक है, तभी यही मकसद है कि आप लोगों को ये चीजें एक शॉर्ट वीडियो में समझ में भी आ जाए और आप अपने क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर भी कर पाओ। ठीक है, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस पूछे गए। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनॉरिटी। देखो अब क्या है, सारे ही इसमें माइनॉरिटीज हैं। बेसिकली उस टाइम पे जैन आंसर था, बट एक्चुअली अब जैन भी माइनॉरिटीज हो गए 2014 में। ओके, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते। ठीक है, अब मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है सारी चीजों का, आप इजीली क्वेश्चन कर लो। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 और 23 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? 3 मेंबर्स की बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो देख लोगे, आप बहुत इजीली इन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। और यही हमारा मकसद है कि आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करके क्या करो, जो थ्रेशोल्ड, जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर जाओ। ठीक है, ये नहीं कि पूरे साल का अफसोस लेके बैठे रहोगे कि यार ये चीज देख ली होती, ये चीज पढ़ ली होती तो मैं भी कट ऑफ को क्रॉस कर पाता। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018-19 में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, ठीक है, नीति आयोग नहीं है। अब क्या बचता है? फाइनेंस कमीशन, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इट बिकम्स वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024-25 पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। 15th अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। हो सकता है 15th पे क्वेश्चन पूछा है तो ये पूछने की अटॉर्नी जनरल को कौन क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो 15वें अटॉर्नी जनरल जो थे वो के वेणुगोपाल थे। ठीक है, कौन थे? के वेणुगोपाल थे। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ऑफ कोर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ज्यादातर की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सबके चेयरमैन और चीफ्स को कौन अपॉइंट करता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी वीडियो के जरिए आप क्या कर सकते हैं? अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, तभी इसका नाम मार्क्स बूस्टर सीरीज रखा गया है। और मैं आपको ऐसी ही वीडियोस और लाता रहूंगा। ठीक है, अभी मैंने 2 टॉपिक्स पॉलिटी के कवर किए हैं। इन फ्यूचर मैं और भी टॉपिक्स को इसी तरीके से ढूंढकर, जो हिट एरियाज हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके ऊपर वीडियोस हम बनाते रहेंगे। ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, 15 मिनट 10 मिनट इतनी देर की, और आप इनको देखकर अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकते हैं और इजिली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।